हेलो स्टूडेंट्स, एडू स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आपका अपना एजुकेशनल चैनल एडू स्टार हिंदी आज आपके लिए लेकर के आया है एक कवि, एक साहित्यकार को। आप इस चित्र से पहचानने का प्रयास करें। ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उम्मीद है आपने पहचाना होगा। तो हम लोग देखिए, अज्ञेय शब्द का अर्थ जो है, जिनके बारे में जाना ना जा सके, लेकिन चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि पढ़ना है तो क्या जानने का प्रयास करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे इनका जीवन परिचय, रचना संसार और इनकी साहित्यिक विशेषताओं को। इनके साहित्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं, चाहे वह भाव के स्तर पर हो या शिल्प के स्तर पर हो। यद्यपि यह वीडियो मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इलेक्टिव विषय के लिए बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अगर इसके स्टैंडर्ड को ऊपर किया जाए तो इससे न सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि नेट की परीक्षा या जेएसएससी मुख्य परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में जिससे हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, तो इत्यादि के विद्यार्थियों को भी इससे लाभ होगा। तो इसीलिए मैंने अज्ञेय जी की रचनाओं को विशेष करके पूरी तरह से इसमें समाहित कर दिया है और इसका फायदा सभी स्तर के विद्यार्थियों को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जाकर के आप मेरे इस प्रकार के अन्य वीडियो सर्च कर सकते हैं। आप एडू स्टार हिंदी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें, मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर जाकर के आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। इससे भी आप मेरे सारे वीडियो को उस पर अपने चैनल पे देख सकते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मेरा प्रयास सफलता आपके पास। चलिए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, कवि अज्ञेय पे, जिनके बारे में जाना नहीं जा सकता लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले कवि अज्ञेय का जीवन परिचय। देखिए, कवि अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। यद्यपि कहा जाता है कि इनके पिता जो है वो एक भूगर्भ शास्त्री थे और पुरातत्व वेदता भी थे, और वहीं एक पुरातत्व की खुदाई हो रही थी जिसके टेंट में इनका जन्म हुआ था। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में आपको यही मिलेगा कि इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। लेकिन इनका बचपन पिता के साथ कई स्थानों पर गुजरा, जिनमें लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास, तो भारत के कई भागों में बचपन में ही इन्हें भ्रमण करने का अवसर मिला। और पढ़ाई लिखाई प्रारंभ से जो हुई, इन्होंने ये विज्ञान के विद्यार्थी रहे, अंग्रेजी के विद्यार्थी रहे और बाद में हिंदी के लेखक बन गए। तो हिंदी इन्होंने बाद में पढ़ा था। यद्यपि बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते हुए ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर 1930 ईस्वी में बम बनाते हुए पकड़े गए, फिर भाग गए। लेकिन इसके बाद फिर जो है पकड़े गए और 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद इन्हें रहना पड़ा। तो इनके जीवन के 6 वर्ष क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जेल में गुजरे, और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण जो इनकी पढ़ाई थी वह पूरी नहीं हो सकी, चूँकि एमए कर रहे थे और उसी समय ये क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। देश विदेश की इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और कई नौकरियां भी की और छोड़ी। ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे और पर्यटक, इधर उधर घूमना इनका शौक था, लेकिन सत्यान्वेषी पर्यटक, मतलब
वहाँ जा कर के वहाँ का जो यथार्थ जो चित्रण होता है उसको प्रस्तुत करने वाला पर्यटक, उसके यथार्थ को अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने वाला पर्यटक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी 1987 ईस्वी में 4 अप्रैल को। और इस प्रकार से एक महान साहित्यकार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्हें न सिर्फ प्रयोगवाद का जनक माना जाता है बल्कि नई कविता जो है उसका प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। और इन्होंने तार सप्तक के माध्यम से, सप्तक जो इन्होंने संपादित किया उसके माध्यम से कई कवियों को साहित्याकाश में चमकने का अवसर प्रदान किया। और इसलिए ये बड़े साहित्यकार थे। न सिर्फ इनकी रचनाएं ढेर सारी हैं बल्कि इन्होंने दूसरों को भी साहित्य के क्षेत्र में उभरने में बहुत सहायता की। तो आइए हम लोग देखें आगे इनके जीवन परिचय का दूसरा भाग, जो इनका कार्य क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो देखिए 1936-37 ईस्वी में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। और 1943 से 1946 तक ये ब्रिटिश सेना में भी रहे। इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। पुनः कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर के जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का कार्य किया। तो मैंने पूर्व में बताया कि इन्होंने कई सारी नौकरियां की और छोड़ी। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसे जो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं थीं उनके संपादन का कार्य इन्होंने किया। और 1980 ईस्वी में वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, और जिसका कार्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना, उसके विकास के लिए कार्य करना। तो साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए इन्होंने वत्सल निधि न्यास की स्थापना की। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन जहाँ विविधताओं से भरा पड़ा है और साथ ही साथ इन्होंने उच्च स्तर पर अध्यापन कार्य किया, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया, और इसी प्रकार से क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इन्होंने ढेर सारी रचनाएं की, हिंदी साहित्य को बहुत सारी रचनाएं दी। और इनके समय में जो प्रयोग का प्रारंभ हुआ, इसके कारण को इनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना गया। यद्यपि बहुत सारे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, समालोचक हैं, उनका मानना है कि वास्तव में प्रयोगवाद का प्रारंभ अगर कहा जाए तो निराला जी के द्वारा ही हो चुका था। लेकिन हिंदी साहित्य का जब इतिहास हम देखते हैं तो उसमें हम यही पाते हैं कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके विस्तृत रचना संसार को देखते हैं। देखिए लगभग जो भी विधाएं हैं, चाहे वह गद्य की हों या पद्य की हों, उसमें अज्ञेय ने रचनाएं की हैं। तो देखिए रचना संसार या कृतियों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले एक कवि के रूप में हम इनको पढ़ रहे हैं। चूँकि कवि के रूप में ये सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, तो इसमें इनके जो कविता संग्रह हैं वे निम्नलिखित प्रकार हैं। देखिए मैंने ईस्वी इसमें इसलिए दे दिया क्योंकि नेट की परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आगे की इन रचनाओं को ईस्वी या काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इस प्रकार से संबंधित जो प्रश्न होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ईस्वी सन उन रचनाओं का जो था लेखन का, तो वो कब था।
लेकिन इंटरमीडिएट के हमारे विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको रचनाओं का नाम याद करना है जिसे परीक्षा में पूछे जाने पर आप लिख सकें। देखिए, एक प्रश्न कवि परिचय या लेखक परिचय से पूछा जाता है, और हमारे विद्यार्थी अगर सारे कवियों का कवि परिचय, उनका रचना संसार और उनकी साहित्यिक विशेषताओं को याद कर लेते हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि आप कोई भी प्रश्न पूछता है आप उसमें जवाब दे सकते हैं। लेखक और कवि सारे को मिलाते हैं तो बहुत सारे रचनाकार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम केवल एक लेखक या एक कवि से लिखना होता है तो हम अगर एक को ही लेकर के चलते हैं, केवल कवियों को लेकर के चलते हैं या केवल लेखकों को लेकर के चलते हैं, तो हम उस प्रश्न का अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं जो कविता संग्रह हैं। भग्नदूत, चिंता, इतल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स। ये अंग्रेजी में 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से इनकी ढेर सारी कविताएं हैं जो ढेर सारे कविता संग्रह में रखी गई हैं। इनकी कहानियां जो हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल हैं। आगे इनकी रचना संसार को या कृतियों को हम देखें, अब तक हमने कविता संग्रह और कहानियों को देखा। उपन्यास भी इन्होंने लिखे, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और शेखर एक जीवनी द्वितीय भाग। प्रथम भाग को उत्थान नाम दिया, द्वितीय भाग को संघर्ष नाम दिया। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी, तो ये सारे इनके उपन्यास हैं। यात्रा वृतांत, चूँकि यात्री तो ये थे, विश्व के कई देशों में इन्होंने भ्रमण किया, भारत में भी बचपन से ही कई राज्यों में घूमने का इनको अवसर मिला। तो यात्रा वृतांत में अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृतांतों का संकलन है इनका। निबंध संग्रह यदि इनका देखें, सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य में एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। तो इस प्रकार से ये निबंध संग्रह इनके हैं। आधुनिक साहित्य के संबंध में भी इन्होंने लिखा, जिसका नाम दिया आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, और आलवाल इनके निबंध संग्रह हैं। आगे हम देखें आलोचनाओं को। इन्होंने जो आलोचनाएं लिखी, त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन, संस्मरण, स्मृति लेखा नाम से इनका संस्मरण है, और डायरियाँ। देखिए, अभी भवंती जो है उसे आलोचना में भी रखा जाता है और डायरी में भी रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने डायरी के रूप में उस आलोचनाएं लिखी। तो भवंती, अंतरा और शाश्वती। तो इस प्रकार से इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। विचार गद्य भी संवत्सर नाम से प्रकाशित हुआ है, और इनका एक नाटक भी है, उत्तर प्रियदर्शी। अब हम आगे देखें तो हम देखते हैं कि इनके संपादित ग्रंथ जो हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि सप्तक के द्वारा इन्होंने कई सारे कवियों को साहित्य के प्लेटफॉर्म पे आने का मौका प्रदान किया। बहुत सारे कवि तो बहुत नामी गिरामी हैं, इसके लिए आवश्यकता नहीं थी कि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ऐसा नहीं था कि वे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इसमें जरूर अज्ञेय जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह है उनका, जो संपादित ग्रंथ उनके द्वारा है। उसमें तार सप्तक, ये कविता संग्रह है, 1943 में प्रकाशित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सप्तक, ये कविता संग्रह 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा नए एकांकी और रूपाम्बरा उनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं, जिसका संपादन उन्होंने किया। उनका लगभग समग्र काव्य जो है वो सदा नीरा, जो 2 खंड में संकलित किया गया है और प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा जो अन्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध हैं वे सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हैं। उनको देखिए हिंदी साहित्य के बड़े बड़े पुरस्कार मिले। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया,
और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये उनका रचना संसार है, उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कार हैं, उनकी कृतियां हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके साहित्य की विशेषता को देखते हैं। तो देखिए, जब हम आधुनिक कविता को देखते हैं तो छायावाद एक महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसमें कि निराला प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे चार स्तंभ रहे। इसके बाद प्रगतिवाद का काल आया, जिसमें शोषण के विरुद्ध जो गरीब मजदूर और किसान वर्ग है, उनकी आवाज़ को कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से रखने का प्रयास किया। उस पर मार्क्स और लेनिन की जो विचारधारा है उसका बहुत हद तक असर पाया जाता है। लेकिन इसके बाद एक बौद्धिकता आई और प्रारंभ हुआ प्रयोगवाद, जिसके प्रणेता या प्रवर्तक रहे कवि अज्ञेय। और प्रयोगवाद ने एक नई भूमि तैयार की कविता के लिए, जिसे नई कविता कही गई। तो इन दोनों को साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित करने वाले जो कवि हैं वे हैं कवि अज्ञेय। हम अगर आगे देखें इसमें मिला क्या, तो इनकी रचनाओं में, अज्ञेय जी की जो रचनाएं हैं, इसमें विषय वस्तु की नवीनता है। कई सारे नवीन विषय वस्तु काव्य के जो थे, जो काव्य के भावगत स्तर को निर्धारित करते थे, जो पूर्व में नहीं आए, उन्हें भी प्रयोगवाद में अज्ञेय जी ने लाया। और ये अज्ञेय जी की विशेषता थी। चूँकि इनका अनुभव भी व्यापक था, ये बहुत ज़्यादा विभिन्न देशों का भ्रमण कर चुके थे, तो इसका भी एक कारण था। और दूसरी बात है कि अंग्रेजी साहित्य से भी इनका जुड़ाव था, और ये भी एक कारण था जिसके कारण हिंदी साहित्य में एक परिवर्तन का दौर आया। और उस परिवर्तन को लाने वाले, उसके प्रवर्तक बने कवि अज्ञेय। यहाँ जो नवीनता थी उसमें आत्मानुभूति से जो उपजा हुआ विवेक था, उसे काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उसी का काव्यात्मक प्रतिरूप सामने रखा गया। यानी जो अनुभव हम करते हैं और उससे जो हमें हमारा विवेक उत्पन्न होता है, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम उससे जो जब उसका विश्लेषण करते हैं, जब उस पर विचार करते हैं, तो जो बातें हमारे दिमाग में आती हैं उनको काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य अज्ञेय जी ने किया अपनी रचनाओं में। प्रकृति प्रेम पूर्व से भी पाया जाता है रचनाओं में, और यहाँ भी अज्ञेय जी की रचनाओं में भी प्रकृति प्रेम पाया जाता है। साथ ही साथ जो मानव मन का अंतर्द्वंद है, मनुष्य के मन में जो अंतर्द्वंद उठता है, हाँ और ना की सीमा रेखा पर जब हम विचरण करते हैं, तो उसे भी कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह, इसलिए कि स्वाधीनता आंदोलन में खुद भी ये जुड़े, और साथ ही साथ उस समय के जो भी रचनाकार हैं उनमें स्वतंत्रता का आग्रह तो पाया ही जाता है। तो कवि अज्ञेय की रचनाओं में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है, लेकिन बौद्धिकता का विस्तार भी है। तो कवि ने जो बौद्धिकता जो मनुष्यों में होती है, व्यक्ति में होती है, उसका भी विस्तार अपनी रचनाओं में किया है। अज्ञेय जी की रचनाओं में भावों की विविधता है और व्यापकता भी है। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। भावों की रचनाएं ही इतनी ज़्यादा हैं, तो विविधताएं निश्चित तौर पे होंगी। और जीवन में इतने रंग इन्होंने देखे हैं कि वह रंग, जब कोई भी कवि लिखता है, कोई भी साहित्यकार लिखता है, तो वह आत्मानुभूति को, अनुभूति की अभिव्यक्ति करता है। और यहाँ जो कवि अज्ञेय हैं, इनकी आत्मानुभूति जो है, वह अनुभूति विविध स्थानों से, विविध गतिविधियों से, विविध कार्य क्षेत्रों से इकट्ठा हुई है, एकत्रित हुई है। और जब वह
प्रस्तुत होती है तो उसमें विविधता का पाया जाना तो स्वाभाविक ही है। और व्यापकता, चूंकि विविधताएं बढ़ती हैं तो फलक व्यापक होगा ही। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है। बाकी सारे भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, और लेकिन मुख्य रूप से खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। छंदबद्ध कविताएं भी इन्होंने लिखी, छंद मुक्त कविताएं भी लिखी, तो छंद मुक्तता भी है और छंद का उपयोग भी है। नए बिंबों और नए प्रतीकों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। प्रतीकों का प्रयोग और बिंबों का प्रयोग काव्य को बड़ा सुंदर बनाता है और शिल्प के स्तर पर बहुत ऊपर ले जाता है। और कवि अज्ञेय ने भी अपनी रचनाओं में नए नए बिंबों और नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है।